नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अपने घर का सपना तो हर किसी का होता है, लेकिन कई बार कुछ मजबूरियों के चलते, ज्यादा रकम हाथ में ना होने के चलते हम रेंट पर रहने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन क्या रेंट पर रहना वाकई एक मजबूरी है, या फिर जो पैसा आप अपनी ईएमआई में लगाते वही अगर आप निवेश करते तो शायद आप एक अच्छी रकम अपने लिए इकट्ठी कर पाते। तो रेंट वर्सेस ईएमआई की ये बैटल हमेशा से चलती आती है, और इसमें आपके लिए आपके हिसाब से क्या सही प्लान हो सकता है, कौन सा सही ऑप्शन हो सकता है, इस पर आज हम करने वाले हैं बहुत ही दिलचस्प चर्चा। हमारे साथ है फिरोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट। फिरोज, आपका बहुत स्वागत करते हैं हम आज मनी गुरु में। और रेंट पर रहें या फिर ईएमआई भरें, ये एक जो बैटल होती है ना सिर्फ रेंट और ईएमआई की, बल्कि हमारे अंदर भी, कि रेंट पर रहना सही रहेगा या फिर अपना घर होना चाहिए। क्योंकि हमें मालूम है इंडियन सोसाइटी में एक हमेशा से हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं हमेशा कहते हैं कि अपना घर होना चाहिए, अपनी घर की छत के नीचे रहो, ज़्यादा सुकून देता है। लेकिन शायद आजकल की जनरेशन का जो है वो एक अलग थिंकिंग प्रोसेस है। वो ये सोचते हैं कि रेंट पर भी रहा जा सकता है, और क्यों ना उस पैसे को जो हम शायद ईएमआई में पे करते वो हम कहीं और लगा सकते हैं। तो इन तमाम पहलुओं पर आपसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे इनफैक्ट जानना चाहती हूं, जब हम होम लोन वर्सेस रेंट या फिर ईएमआई वर्सेस रेंट की बात करते हैं, तो जब हमें एक घर खरीदना है तो कौन से ऐसे सवाल है जो यूजुअली हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, या खुद हमें जॉट डाउन करने चाहिए कि जब हमें अपना एक घर खरीदना है तो हमें कम से कम इन सवालों का जवाब तो मालूम होना ही चाहिए। नमस्कार स्वाति जी। आई थिंक ये जो आपने कहा है कि हम जो मेंटालिटी में इंडियंस ब्रॉट अप होते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में, तो काफी बार हमें ये लगता है कि रोटी कपड़ा मकान जो एक थॉट प्रोसेस है अर्जों से चला आ रहा है, पहले हम अपना एक छत बना लें, तो ये बहुत अहम एक गोल हो जाता है। बट काफी बार ऐसा भी होता है कि आपके होम टाउन में एक घर होता है, बट आप कोई मेट्रो सिटी में काम कर रहे होते हैं, वहां भी आपका मन लल जाता है कि वहां भी घर खरीद लें, बट वो एक एक्स्ट्रा घर हो जाता है। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि एक निष्पक्ष होके, नॉन इमोशनल होके एक फाइनेंशियल डिसीजन को मैथमेटिकली समझना बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, अगर आप घर खरीद रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपकी जो डाउन पेमेंट की जो अमाउंट्स हैं वो कितनी है, उसकी फंड अवेलेबिलिटी क्या है आपके पास, ज्यादा स्ट्रेच तो नहीं हो रहा है। दैट्स द फर्स्ट पहलू। सेकेंड, जब भी आप घर खरीदते हैं लोन के आधार पे, तो आपको ये देखना है कि आपकी जो कमाई है उस कमाई का आधा से ज्यादा हिस्सा ईएमआईओ में ना जा रहा हो, क्योंकि ईएमआई भी 2 3 4 किस्म की हो सकती हैं। कार की ईएमआई हो सकती है, घर की ईएमआई हो सकती है, कोई पर्सनल लोन लिया होता है। तो ईएमआई जो होती हैं वो कभी भी आपकी जो सैलरी है उससे 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। और होम लोन की जो ईएमआई होती है भारी भरकम ईएमआई होती है। काफी बार लोग स्ट्रेच करके 60-70% उनकी जो इनकम होती है मंथली, उतनी की वो ईएमआई का कमिटमेंट ले बैठते हैं सालों तक, क्योंकि होम लोन्स 20-30 सालों के भी मिलते हैं। तो ये लेने से पहले आपको थोड़ा सोचना चाहिए। तीसरा, अगर आप घर खरीद रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें उसी घर की रेंट को कैलकुलेट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 करोड़ रुपए का घर है और वही आपको 50,000 रुपए का रेंट है, तो आप रेंट को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 6 लाख रुपए साल का हो जाता है, जो 6% होता है। तो ज्यादातर इंडिया में 2 से 3% का रेंट होता है एज अ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो अगर उससे अधिक है तो खरीदना ज्यादा मुनासिब होता है, उससे कम है तो किराए पे रहना ज्यादा मुनासिब होता है। तो रेंट टू प्रॉपर्टी की जो रेशियो है वो कैलकुलेट करना पर एनम की, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और चौथा ये इंपॉर्टेंट है कि आपको दूसरे जो कॉस्ट होते हैं, रजिस्ट्रेशन, ब्रोकरेज, मेंटेनेंस, ये सबको फैक्टर इन करना पड़ता है बिफोर यू टेक अ डिसीजन टू टेक द प्लंज एंड बाय अ होम फॉर योरसेल्फ। तो घर खरीदना इतना आसान नहीं है। ऊपर से आपको हर महीने के किस्त, जितने भी आप टेन्योर का लोन लेते हैं, जितनी अवधि का आप लोन लेते हैं, वो किस्त आपको ब्याज समेत देते रहना पड़ता है। इस बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। हम बस एक मैथमेटिकली आपको बता रहे हैं, डिस्करेज करने की बिल्कुल हमारी चेष्टा नहीं है कि आप रेंट पर रहें या नहीं रहें, या फिर आपको निवेश पैसा करना ही करना है। आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से ये
कैलकुलेट करना है कि आपके लिए क्या सही हो सकता है, और ये बिल्कुल विद प्रॉपर कैलकुलेशन और विद प्रॉपर जो आंकड़े हैं उसके जरिए हम आपको बताएंगे, फिर आप डिसाइड कीजिए आपके लिए क्या सही है। हैविंग सेड दैट फिरोज, जब हम घर खरीदने के लिए सोचते हैं तो उसके दो एंड यूजेस हो सकते हैं। एक तो खुद के रहने के लिए आपको घर खरीदना है, और दूसरा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि मुझे तो घर में निवेश करना है, एंड में क्या होता है कि वो खुद ही घर में रह रहे होते हैं। जब तक आपको घर से कुछ मिल ना रहा हो इन रिटर्न तो आप उसको निवेश नहीं कह सकते हैं। तो क्या हम इसको कुछ आंकड़ों से क्या हम इसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट के लिए घर खरीदना चाहे तो वो आपके लिहाज से सही है कि नहीं है? मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट के तौर पे घर खरीदना मुनासिब नहीं है। हम एट आनंद राठी 2014 से हम रियल एस्टेट, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट पे नेगेटिव हैं, स्पेशली टीयर 1 एंड टीयर 2 सिटीज इंडिया में। जो हाउसिंग इंडेक्स है वो क्लियरली दर्शाता है कि ये कॉल सही गई है। अगर हम 5 साल का आंकड़ा देखें सिटी वाइज, ऑल इंडिया की जो ग्रोथ है नई हाउसेस की प्राइसेस की, वो सिर्फ 3% पर एनम लास्ट 5 इयर्स की रही है। लास्ट 10 इयर्स की 7.2% पर एनम हाउसिंग इंडेक्स जो है वो अप्रिशिएट हुआ है। ये बहुत अच्छा रिटर्न नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अगर आप 10 साल पहले लेंड करते तो 7% की रिटर्न आ जाती। तो इतना रिस्क, इतनी मुसीबतें झेल के आपको एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं मिली। सो टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन स्वाति जी, इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर आप प्रॉपर्टी स्पेशली घर बिल्डर से खरीदने की सोच रहे हैं तो वो अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाएगा। बैंगलोर का जो आंकड़ा है वो 7.5% की रिटर्न आई है, और सबसे ज्यादा जो आई है कलकत्ता में 9.1% पर एनम की रिटर्न आई है लास्ट 10 साल की कॉम्पाउंडेड। तो अगर हम देखें, दिल्ली हैज बीन द वर्स्ट। 5 साल में उसकी रिटर्न नेगेटिव रही है दिल्ली एनसीआर रीजन की 0.3% पर एनम। तो अगर ये आंकड़े देखें ऑल इंडिया के और डिफरेंट सिटीज के, तो ये क्लियरली दर्शाता है कि डबल डिजिट रिटर्न नहीं मिल पाया है 10 साल की होल्डिंग पीरियड के बावजूद। और इसमें तो हमने अभी रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट, जीएसटी, कभी बिल्डर से खरीदते हैं तो जीएसटी लगती है उसी के पहले, वो सब कॉस्ट को निकाल के तो और भी रिटर्न कम हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर आप टैक्सेस निकालते हैं तो और रिटर्न कम हो जाती है। सो देयर इज नो मेरिटोरियस केस to have real estate residential as a investment. ओके, तो हाउसिंग इंडेक्स वर्सेस निफ्टी 50 का जो रिटर्न है लास्ट 5 ईयर एंड 10 इयर्स का, जो हम अभी आपको आंकड़े दिखा रहे हैं वो ऑल इंडिया आंकड़े दिखा रहे हैं, जिसको बाइफरकेट करके अभी फिरोज ने भी बताया बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई में ये हाउसिंग इंडेक्स के जो आंकड़े रहे हैं किस प्रकार से रहे हैं। इसमें ये बात समझना जरूरी है। अब ये तो आपने कहा कि आप नहीं समझते मुनासिब है कि कोई इन्वेस्टमेंट के लिए घर खरीद दे, लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स लोग घर खरीदते हैं, होम लोन्स हैं उसके लिए। और अभी तो जैसे जैसे रेट्स बढ़ रही हैं, होम लोन की दरें भी बढ़ रही हैं, महंगाई भी बढ़ रही है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लोगों की ईएमआई को इम्पैक्ट कर रहा है। अगर मानिए किसी को घर खरीदने के लिए होम लोन लेना ही है, तो क्या कुछ ऐसे कंसिडरेशंस हैं? आपने तो काफी ज्यादा बताई कुछ कंसिडरेशन जिनको ध्यान में रखने की जरूरत है, पर अपार्ट फ्रॉम दैट होम लोन से घर खरीदे या फिर रेंट पर रहना बेहतर है, इन दोनों के अपने अपने तर्क क्या हो सकते हैं? देखिए, एक तो अगर आप घर खरीदना ही चाहते हैं खुद के रहने के लिए, और एक घर एक सुकून देता है, वो सुकून की कोई प्राइस नहीं है। अगर आपका अपने शहर में जो जहां पे आपका होम टाउन है वहां भी घर नहीं हो, और आप जिस शहर में आज रहते हैं वहां भी घर नहीं है, तो एक सांत्वना नहीं रहती मन में। तो एक घर की एक अहमियत जरूर है, एक सुकून देता है, रात को चैन की नींद देता है कि छत है मेरे पास खुद की। तो इसीलिए अगर आप खरीदना चाहें तो ये जरूर देख लें। मैं एक टिप तो हमेशा देता हूं कि जब भी आप होम लोन लें तो होम क्रेडिट अकाउंट लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होम क्रेडिट अकाउंट में अगर आपके पास थोड़े भी पैसे एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं, अगर उस दिन की आप उस होम क्रेडिट अकाउंट में पैसे डाल देते हैं तो उस दिन का ब्याज आपका बचता है। ये इंपॉर्टेंट है, होम क्रेडिट अकाउंट पे रिसर्च करना। ये जागरूकता तो बहुत लंबी बात है, बट ये एटलीस्ट क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहा हूँ। सेकंड, होम लोन रेट्स काफी अच्छी तरह से नेगोशिएट हो सकते हैं। प्रोसेसिंग फी नेगोशिएट हो सकती है, प्री क्लोजर फीस नेगोशिएट हो सकती है। हमेशा होम लोन लेने से पहले ये पूरी चीजें नेगोशिएट करके फाइन प्रिंट में डलवाना बहुत जरूरी है। काफी बार मैंने देखा है कि लोग कुछ भी नेगोशिएट नहीं करते, जो प्रस्ताव आता है बैंक की तरफ से उसको मान लेते हैं।
क्योंकि बैंकों में भी बड़ा कंपटीशन है, तो आप एक दूसरे को भिड़ा के अपनी कॉस्ट को आप एफिशिएंट कर सकते हैं, ये जरूर आप याद रखें। तीसरा, अगर हम अब हिसाब करें और रेंट पे रहने के लिए या फिर आप घर खरीदें, तो एक उदाहरण लेते हैं। मुंबई में अगर किसी के 1.25 लाख की डिस्पोजेबल इनकम है और इनकम है टोटल, तो अगर वो घर खरीदते हैं 1 बेडरूम का या 2 बेडरूम का, मुंबई में अगर आप दूर कहीं सबर्ब्स में खरीदते हैं तो 70 लाख का अगर मैं उदाहरण लूं, जो कि लिमिट मिल सकती है बैंक से अगर किसी की 1.25 लाख की सैलरी है, तो 20 हजार का उस घर का रेंट है। हमने एक उदाहरण लिया है, एक्चुअल उदाहरण लिया है। तो 20 हजार का उसका रेंट है, उसकी वैल्यू है 70 लाख रुपए की। अगर आप 70 लाख रुपए में वो घर खरीदते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन और ब्रोकरेज 8% की कुल लगेगी, जिसमें आपके 5,60,000 रुपए का और खर्चा होगा। फिर उसके बाद आपका टोटल एक्सपेंस हो जाता है 75,60,000। समझो कि आपने 15 साल का लोन लिया, तो आपकी 7.5 की लोन रेट पे 7.4 7.5 पे आपकी ईएमआई बनती है 64,000 रुपए की अप्रोक्सीमेटली। फिर घर खरीदने पे भी आपको मेंटेनेंस जरूर देना पड़ता है। उस सोसाइटी में हमने मेंटेनेंस कैलकुलेट किया तो 3,000 रुपए पर मंथ का आपका मेंटेनेंस कॉस्ट आता है। तो टोटल आउटले आपको 64,500 रुपए देने हैं बैंक को और 3,000 रुपए देने हैं सोसाइटी को, जो मेंटेनेंस के तौर पे देने हैं। तो टोटल आपका खर्चा घर खरीदने के बाद आउटफ्लो ऑन अ मंथली बेसिस 67,494 रुपीज हो जाता है। और प्रॉपर्टी की जो हमने एप्रिसिएशन प्रोजेक्ट की है वो 5.5% है। इसमें बहुत अच्छे आंकड़े हमने एनालाइज करके 5.5% पर एनम का प्रोजेक्शन दिया है। और आपकी जो घर की वैल्यू एट द एंड होगी 1,56,27,000 हो सकती है फॉर द 70 lakhs प्लस 5 lakhs यू स्पेंड। ये हो गया मैथमेटिक्स घर खरीदने का। अब वही घर पे अगर 15 साल किराए पे रहना हो और एस्केलेशन भी मानूं मैं, तो आपके पास 20,000 रुपए का किराया देना पड़ेगा। उसमें आपके पास फिर भी 47,000 रुपीज बचेंगे, जिसकी आप एसआईपी कर सकते हैं। और 4,000 रुपए का आपको टैक्स डिस्काउंट मिलेगा एचआरए पे, मोस्टली अगर आप सैलरीड प्रोफेशनल हो अप्रोक्सीमेटली। तो ये करने से आपकी जो कॉर्पस इकट्ठी हो जाएगी वो हो जाएगी 2.5 करोड़ रुपए की, 2,57 lakhs की 12% की रिटर्न पे। और जो आपने रजिस्ट्रेशन पे खर्चा किया था 5,60,000, वो भी तो आप इन्वेस्ट कर सकते थे। वो इन्वेस्ट कर दो 15 साल के लिए, तो उधर से 30 लाख रुपए और आ सकते हैं। तो कुल मिला के आपके पास 2,87 lakhs हो सकते हैं। और पहले एग्जाम्पल में जब आप घर खरीदते हैं तो आपकी घर की वैल्यू होती है 1,56 lakhs अप्रोक्सीमेटली, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है 2,87 lakhs। तो आपको 1,31,00,000 का ज्यादा फायदा हो सकता है। माना कि 15 साल किसने देखे हैं, थोड़ा 19-20 हो सकता है, 1,30,00,000 का फायदा नहीं हो, 50 लाख का फायदा हो, 80 लाख का फायदा हो, बट रेंट पे रहने में मैथमेटिकली ज्यादा फायदा है। दैट्स द एग्जांपल ऑफ मुंबई। स्वाति जी। ओके। ऐसे तो हर शहर का अपना एक अलग एग्जाम्पल हो सकता है, पर हमने एक वन ऑफ द सिनारियो बताया, बहुत ही ब्यूटीफुली और बहुत ही आसान ढंग से आपने फिरोज बताया यहाँ पर कि 15 साल के बाद 70 लाख की जो प्रॉपर्टी है, मतलब इसको हम अनुमानित ही रख सकते हैं, 5% की रेट से भी बढ़ती तो 1.56 करोड़ बनेगी। पर अगर वो ईएमआई जो घर खरीदने में आप लगा रहे हैं, वही लगभग जो आपका 15 साल का टेन्योर है, उसको अगर आप निवेश करते तो वो लगभग 2,80,00,000 बनते। आई होप मैं सही फिगर्स कोट कर रही हूँ यहाँ पर फिरोज। और बेसिकली जो आपने ईएमआई पे की है उसमें आपको अगर हम लॉस के उसमें देखें, आपको कम से कम 1,31,00,000 का यहाँ पर नुकसान तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो आपके ईएमआई में पैसा चला गया, जो आप बेसिकली इन टर्म्स ऑफ रिटर्न वो कमा सकते थे। तो ये एक तर्क फिरोज डेफिनेटली दे रहे हैं इस बात के लिए कि रेंट पर रहते हुए अगर आप पैसा निवेश करते हैं तो वो आपके लिए एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा कर सकता है। और इसी से कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर हम इसको पूरा कंक्लूड करें कि कब रेंट बेहतर है, या बेसिकली कह सकते हैं कब ईएमआई देना बेहतर है और कब रेंट पर देना बेहतर है, क्या इसमें कोई सिनारियो कोई बदल सकता है जिसमें आप कहें कि नहीं रेंट देना ही बेहतर है एज कंपेयर टू ईएमआई? कोई ऐसा कोई किसी के केस में सिनारियो फिट बैठ सकता है क्या? यस स्वाति जी, बैठता जरूर है।
बट ज्यादातर 90% जो केसेस हैं उसको अगर हम इसी आधार पे इवेलुएट करें तो रेंट के डायरेक्शन में ही मैथमेटिक्स हमें गाइड करता है। बट ऐसी जगह पे जहां आप घर खरीदना चाहते हैं और किराया बहुत ज्यादा हो, जैसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां किराया 5-6% होता है साल का। अगर हमने 70 लाख का एग्जाम्पल लिया, घर की वैल्यू 20,000 का किराया है, अगर वो किराया 50,000 का होता वही 70 लाख के घर पे, शायद आपको वो घर खरीदना ज्यादा बेहतर होता। तो कई सारी कंट्रीज हैं, जैसे दुबई का मैं एनालिसिस कर रहा था, वहां पे 1 करोड़ इंडियन रुपीस के घर का किराया महीने का 70,000 रुपए। तो इतना ज्यादा किराया हो तो आप किराया ना लें, ईएमआई बेहतर होती। बट 90% इंडियन मेट्रो सिटीज एंड टियर 2 सिटीज में ये आंकड़ा ठीक बैठता है। पॉइंट 1। अगर मैं लास्ट 15 साल का ये रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करूं, पास्ट का एनालिसिस करूं, तो जो 1 करोड़ 31 लाख का अपॉर्चुनिटी लॉस की हम बात कर रहे थे, लास्ट 15 साल में ये अपॉर्चुनिटी लॉस 3 करोड़ तक रहा है लोगों के। अब तो हम सिर्फ 1 करोड़ 30 लाख का अनुमान कर रहे हैं। अगर आप किसी दोस्त से वो प्रॉपर्टी का हिसाब मांगे और इवेल्युएट करें, लास्ट 15 साल में हमने 1-2 प्रॉपर्टीज को एनालाइज किया, तो तब तो अपॉर्चुनिटी लॉस काफी भारी भरकम था। बट स्वाति जी, अगर ब्याज दरें इंडिया में 3-4% पे आ जाएं, जैसे 2006 में 6% पे भी आ गई थी होम लोन दरें, वैसे अगर ब्याज बहुत कम हो जाए तो डेफिनेटली ऐसा भी दौर आएगा जहां रेंट ना करके घर खरीदना ज्यादा अनिवार्य होगा। बट एज वी स्पीक टुडे, दिस मैथ होल्ड्स गुड फॉर सेवरल प्रॉपर्टीज इन इंडिया। ओके, चलिए अब कुछ कॉलर से बात करते हैं और पहले कॉलर इस वक्त हमारे साथ आशीष कुमार हैं पंजाब से। उनका सवाल करते हैं शो में शामिल। आशीष जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका अपने शो में। आपने सवाल हमें भेजा था मेल पर हम चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट के सामने आप अपना सवाल एक बार फिर से पूछिए और बताइए क्या जानना चाहते हैं आप। आशीष कुमार, बताइए। गुड इवनिंग मैम, आशीष बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मैम मैंने ईमेल भी किया था अपना क्वेश्चन आपको। मैंने SIP लगा रखी है 17,000 की पर मंथ और 36 ईयर मेरी एज है। मैम मैंने इसमें टारगेट भी लगा के रखा है। मुझे चाहिए तकरीबन 1.5 करोड़ आफ्टर 60 ईयर्स आफ्टर फॉर रिटायरमेंट। ओके, तो मुझे चेक करके बताएंगे मैम कि मुझे ये जो मेरे फंड्स हैं ये एक्यूरेट हैं या इसमें कुछ चेंज करना चाहिए मुझे अभी। ओके आशीष जी, कुछ 1-2 सवाल मुझे प्लीज उसका जवाब दीजिए। आपने रिटायरमेंट के लिए तो लगभग 1 करोड़ वैसे लिखा था, आप अभी बता रहे हो 1.5 करोड़ रुपए आप चाह रहे हैं रिटायरमेंट पर। अभी आप अराउंड 36 ईयर्स के हैं। और आपके कुछ और भी आपने टारगेट्स बताए, जैसे 6 साल में आपको 30 लाख रुपए चाहिए, 11 साल में आप 40 लाख का टारगेट लेकर चल रहे हैं, 21 ईयर्स में 30 लाख का टारगेट है, 26 ईयर्स में 40 लाख का टारगेट है। क्या ये बच्चों की पढ़ाई से और शादी से रिलेटेड है, अगर मैं गेस कर पा रही हूँ? कुछ और टारगेट्स हैं? यस मैम, ये स्टडी और मैरिज के लिए है। ओके, ये आपके 2 बच्चे हैं जिनकी शादी और पढ़ाई के लिए आप ये प्लानिंग कर रहे हैं? आशीष? यस मैम, यस। ओके, और ये कब से आपका निवेश जारी है ये भी बता दीजिए। मैम एक्चुअली में 1000 का SIP तो मेरी 2009 से कंटिन्यू हुआ है, बट 2018 से मैंने जो है 15,000 कन्वर्ट किया है। तकरीबन मेरे पास 12 लाख का अभी कॉर्पस है अभी। ओके, 12 लाख आपके पास ऑलरेडी बन चुके हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से, जो कि आप 2009 से चालू रखे हुए हैं। ओके, दैट इज वेरी नाइस। ठीक है, और बस वेरी स्मॉल क्वेश्चन, इन म्यूचुअल फंड के अलावा कोई और इन्वेस्टमेंट आपकी कहीं और? मैम वैसे तो मेरे पास FDs वगैरह है अराउंड 4 to 5 लाख के करीब, और बाकी इंश्योरेंस प्लान हैं जो नॉर्मल होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो FD 4 से 5 लाख की फिरोज इनके पास है। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी था, सो दैट इनका एक प्रॉपर पोर्टफोलियो वैल्यू हमें मालूम चल पाए। और पोर्टफोलियो वैल्यू जो इनकी है फ्रॉम म्यूचुअल फंड अराउंड 10 से 12 लाख ये बता रहे हैं। बाकी जो इनको टारगेट चाहिए वो आपके पास डिटेल्स हैं, इन्होंने बताया भी। और इनके फंड्स कैसे हैं ये भी इन्हें प्लीज सजेस्ट कीजिए।
यस स्वाति जी, ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है तो एडवाइस सही मिलने की संभावना बढ़ जाती है। सो दैट्स ग्रेट दैट यू आस्क्ड हिम फॉर मोर इंफॉर्मेशन। आशीष जी, आपने जो 26 की इयर्स की उम्र में या फिर 24-25 में स्टार्ट किया, आज अगर आप 36 के हैं तो 2009 में जाहिर सी बात है 23-24 की उम्र से आप अपनी एसआईपी कर रहे हैं, जो बहुत बेहतरीन चीज है और सब यंगस्टर्स को इससे प्रोत्साहित होके, इंस्पायर होके अपनी एसआईपी चालू करनी चाहिए। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपकी जो स्कीम्स हैं उसमें थोड़े बदलाव की जरूरत है। एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड एक सेक्टोरल फंड है। हमने एनालाइज किया है कि सेक्टोरल फंड्स में रिस्क ज्यादा होती है, बट अगर आपको एग्जिट करने का मौका नहीं मिलता है तो रिटर्न नॉर्मल फंड जितनी आती है, बट रिस्क आपने ज्यादा ली होती है। तो एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड एग्जिट करना है। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप एक अच्छा फंड है, बट थोड़ी ज्यादा एजिलिटी है, फॉरेन स्टॉक्स भी हैं, तो आई वुड से एग्जिट। निपॉन इंडिया वैल्यू फंड हमारी कोर रिकमेंडेशन में नहीं आता है, उसको आप एग्जिट कर सकते हैं। आपकी 2 मिराय और कैनरा की आप कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरी स्कीम्स जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से हमें ज्यादा ब्राइट रखती हैं, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लगता है, वो है कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड, एक मिड कैप स्कीम है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एज द नेम सेज, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सी कैप है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप प्रशांत जैन फंड मैनेजर है, वो सेकंड फंड है। एसबीआई कॉन्ट्रा, दिनेश जो फंड मैनेजर हैं वो कॉन्ट्रेरियन बेट्स लेते हैं। ये 3 स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ये स्कीम्स की चेंजेस का हो गया। आपकी जो चारों गोल्स हैं उसकी अगर हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें और ये अनुमान लगाएं कि आपको कितनी एसआईपी करनी चाहिए, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आपको 39,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी ताकि आप कंफर्टेबली रीच कर सके अपनी करंट वैल्यूज जो हैं 10-12 लाख की, उसको ऐड करके एसआईपी करनी पड़ेगी 39,000 की। जाहिर सी बात है, अगर आप आज 16-17 हजार की करते हैं तो 39 कल से नहीं कर सकते। आपको कदम कदम में स्टेप अप एसआईपी करके उस मकाम पे पहुंचना पड़ेगा, बट इट्स एट स्ट्राइकिंग डिस्टेंस। और रहा सवाल जो आपने कहा कि आपके पास एफडीज हैं, एफडी से बेहतर आपको आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पेपर है, बॉन्ड है, वो अच्छा रिटर्न देता है। आईडीएफसी गिल्ड इंडेक्स फंड करके एक फंड है जिसमें आप ऑलमोस्ट 6.3-6.4% पोस्ट टैक्स गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को लेंड करके 5 साल की रिटर्न कंपाउंडेड कमा सकते हैं। अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं तो ये जो एडवाइस मैं दे रहा हूँ वो आपके लिए वैलिड है। अगर आप लोएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आप अपने पैसे एफडी में ही रख सकते हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके तो आशीष जी, ऑल द वेरी बेस्ट। आपके बहुत अलग अलग लक्ष्यों के लिए आपको थोड़ी एसआईपी बढ़ाने की जरूरत है। आप ऑलरेडी क्योंकि इतने साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका कॉर्पस एक इकट्ठा हो गया है, थोड़ी बढ़ोतरी करने की जरूरत है। कुछ बदलावों के साथ आप अपने निवेश की जर्नी को जारी रखें। बहुत शुभकामनाएं आपको। शो एंड करने से पहले फिरोज, एक थोड़ा सा एस्पेक्ट रेंट और ईएमआई का जानना समझना जरूरी है, क्योंकि कुछ दर्शक हमसे ये जानना चाह रहे हैं कि जब हम होम लोन लेते हैं तो हमें अलग अलग तरीके की टैक्स रिबेट मिलती है। सेक्शन 24 हो गया और बहुत सारे अलग जो हैं हम बेनिफिट्स भी ले सकते हैं एज कंपेयर टू रेंट में। जैसे हम एचआरए क्लेम कर सकते हैं, वैसे ही होम लोन में भी टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर टैक्स बेनिफिट के लिहाज से इनको अगर कंपेयर करें तो क्या एक सिनारियो हमारे सामने बैठता है? स्वाति जी, ऑफ कोर्स उसमें भी टैक्स रिबेट्स मिलती हैं। सबसे बड़ी जो टैक्स रिबेट मिलती है सेक्शन 80C की मिलती है। सेक्शन 80C में जो 1.5 लाख है उसमें प्रिंसिपल रीपेमेंट काउंट हो सकता है, वो सबसे बड़ी टैक्स रिबेट होती है। लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी रेंटेड आउट हाउस में मिलता है। अगर आप ओनर होके आप रेंट आउट कर रहे हैं और खुद नहीं रह रहे हैं तो लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते हैं, 2.5 लाख की लिमिट है। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज सेक्शन 80C का जो लिमिट है वो कहीं ना कहीं आप यूज कर ही पाते हैं। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में अगर आप एसआईपी करते हैं तो वो 80C की लिमिट मिल जाती है। जाहिर सी बात है अफोर्डेबल होम्स में काफी और रिबेट्स मिलती हैं, तो एक अट्रैक्टिव सिनारियो है। बट टैक्स हमेशा एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल की होती है, तो उसका एक जनरल थंब रूल बनाना कठिन होता है। तो आपकी जो करंट स्थिति है, आप जो घर खरीद रहे हैं वो क्या अफोर्डेबल होम में क्वालिफाई होता है, उसमें क्या टैक्स रिबेट होती है, क्योंकि टैक्स एक फाइल डिपेंडेंट होती है। जैसे हमने आशीष को भी कहा कि एफडी को अगर आपको तब्दील करना है आईडीएफसी गिल्ड इंडेक्स फंड में, तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपके लिए उसमें फायदा कितना है। शायद मेरे लिए फायदा ज्यादा हो बट आपके लिए उस ट्रांजैक्शन का फायदा नहीं हो, तो आपको करने का मतलब नहीं। सो है एडवांटेजेस, उसकी बारीकी में जाके समझें और देखें अगर वो आपको फायदा देता है होम लोन और आपकी इफेक्टिव टैक्स इंटरेस्ट रेट, अगर आप 7.4 इंटरेस्ट भर रहे हैं बट आपको टैक्स रिबेट के बाद सिर्फ 3% का इंटरेस्ट पड़ रहा है, तो जरूर आप अट्रैक्ट हो सकते हैं। बट नंबर करना जरूरी है। लोग बहुत इजीली जज्बातों में निर्णय ले लेते हैं
और एक्सेल शीट खोल के ये आंकड़े नहीं करते. That's what we can instigate. ओके, होपफुली आपके इस टिप्स के बाद लोग अब आराम से बैठें और घर खरीदने से पहले इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ही अपने लिए एक प्लान चॉक आउट करें. बहुत धन्यवाद करेंगे फिरोज आपका हमारे साथ मनी गुरु में आज शामिल होने के लिए और इस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर तमाम आंकड़ों और एग्जाम्पल्स के जरिए लोगों को समझाने के लिए कि क्या बेहतर उनके लिए हो सकता है, रेंट पर रहना या फिर अपना घर खरीद कर EMI पे करना. मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही. जाते हुए हम आपको सवाल पूछने का तरीका छोड़कर जाते हैं. आप हमसे लोन से जुड़ा हुआ, इंश्योरेंस, टैक्स, म्यूचुअल फंड, जो भी आपका पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ सवाल है जरूर पूछिए. व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी भी है, उस पर हमें सवाल भेजिए. अपना पूरा सवाल अपने फोन नंबर के साथ. हम अगले शो में आपका सवाल जरूर शामिल करेंगे. दीजिए इजाजत, नमस्कार. We'll be right back.